वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 12 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले जो एक इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिगार्डिंग मींस टेस्ट सीरीज, जिसे फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली आईएएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये टेस्ट सीरीज 17 दिसंबर को स्टार्ट होने वाली है। 2021 का प्रीलिम्स आएगा, उसके बाद मींस में गैप डेफिनेटली कम है, तो हम चाहेंगे कि तैयारी हमारी थोड़ी बहुत मींस की पहले से हुई रहे। इन दैट केस ये टेस्ट सीरीज हेल्पफुल साबित हो सकती है। थोड़ी बहुत मींस की तैयारी हमारी ऑलरेडी हो चुकी होगी। जब हम प्रीलिम्स क्रैक करेंगे तो मींस कंपैरेटिवली आसान होगा। इस टेस्ट सीरीज में 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल यूपीएससी के ट्रेंड के बेसिस में होंगे। अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव होगा। स्टडी मटेरियल इसमें इंक्लूड किया गया है। लिंक यहाँ पर आपके सामने है, बाकी ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ, दैट इज यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। अभी हाल ही में हेल्प एज इंडिया नाम का जो एक एनजीओ है, उसे ये अवार्ड दिया गया है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। 2 कैटेगरीज होती हैं इस अवार्ड के लिए, एक होती है इंडिविजुअल कैटेगरी और दूसरी होती है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो ये जो हेल्प एज इंडिया को अवार्ड मिला है वो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी को में दिया गया है। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड के बारे में बात करें तो इस अवार्ड को 1981 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दे रहा है किस फील्ड में, सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्टिव या हेल्थ के क्वेश्चंस में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए लगातार काम कर रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये अवार्ड स्टैब्लिश किया गया था। देखिए, जो कमेटी इस अवार्ड को ग्रांट करती है वो है कमेटी फॉर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड। इसमें 10 यूएन मेंबर स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल भी इसका हिस्सा होते हैं। यूएनएफपीए के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर के तहत के तौर पे काम करते हैं। यूएनएफपीए इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अब आपको लगेगा यूएनएफपीए का फुल फॉर्म, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हो। एक्चुअली में जो इसका फुल फॉर्म है दैट इज यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म है वो आज भी यूएनएफपीए ही लिखा जाता है। तो यूएनएफपीए का जो सेक्रेटेरिएट है वो इस अवार्ड के लिए जो भी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पर हेल्प एज इंडिया के बारे में बात करें तो ये एक लीडिंग चैरिटी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, एनजीओ है, जो कि डिसएडवांटेज एल्डरली पीपल के लिए, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए काम करता है। पिछले 4 दशकों से ये काम कर रहे हैं। 1978 का इनका फॉर्मेशन है और इन्होंने खुद को रजिस्टर किया है 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। फॉर द फर्स्ट टाइम यूएन पॉपुलेशन अवार्ड जब से दिया जा रहा है, पहली बार किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को यह अवार्ड दिया गया है। मतलब इंडिविजुअल्स को पहले भी दिया गया है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को फॉर द फर्स्ट टाइम मिला है। इसके पहले 2 इंडियंस को यह अवार्ड दिया गया है पास्ट में, इंदिरा गांधी जी को 1983 में और यहाँ पर 1992 में जेआरडी टाटा जी को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर बात करें यूएन पॉपुलेशन फंड के बारे में तो यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। ये नाम से स्पष्ट है कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को टारगेट करके ये जो भी इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं और जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है वो देते हैं। उद्देश्य इनका यही है कि पूरी दुनिया में जो प्रेगनेंसी है वो सेफ रहे, बढ़िया तरीके से चलती रहे, चाइल्ड बर्थ सेफ हो, जो भी यंग पर्सन्स हैं वो अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाएं, इसके लिए लगातार कार्यरत रहते हैं। हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में है और इनकी एक रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो बेटर देन कैश अलायंस के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में इंडिया और यूनाइटेड नेशंस बेस्ड बेटर देन कैश अलायंस, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक ज्वाइंट पीयर लर्निंग एक्सचेंज ऑर्गेनाइज किया था। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बेटर देन कैश अलायंस, अलायंस है मतलब कई सारे लोग इकट्ठा मिलकर इस अलायंस को बनाते होंगे। बेटर देन कैश मतलब यहाँ पे डिजिटल पेमेंट वगैरह का कुछ सिस्टम होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं समथिंग दैट इज बेटर देन कैश। तो ये जो पीयर लर्निंग एक्सचेंज इन्होंने किया है,
पीयर कौन होते हैं? पीयर का मतलब होता है हमारे दोस्त, सगे संबंधी या हमारे जानकार। अब यहाँ पर जो इंडिया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के दोस्त या जानकार तो जाएंगे नहीं। यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो इस दिशा में काम कर रहे होंगे। तो जो उद्देश्य था वो फिनटेक सोल्यूशन निकालना था, मतलब फाइनेंशियल फील्ड में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हम ऑप्ट करें ताकि जो डिजिटल पेमेंट है वो सेफ रहे और हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। बेटर देन कैश अलायंस के बारे में बात करें तो ये पार्टनरशिप है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गवर्नमेंट्स की, कंपनीज की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। काम भी नाम से स्पष्ट है कि ये जो कैश से डिजिटल पेमेंट है उसको एक्सेलरेट करने के लिए काम करते हैं ताकि हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें, इंक्लूसिव ग्रोथ ले आ सकें, सभी लोगों को इसमें हिस्सा मिले, जो भी ग्रोथ स्टोरी तैयार हो रही है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी अचीव करने में कुछ काम किया जाए। अब इस अलायंस को 2012 में क्रिएट किया गया था। जब इस अलायंस को लॉन्च किया गया था तो कई सारे लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। दोज वर यूनाइटेड नेशंस, कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सिटी ग्रुप, फोर्ड फाउंडेशन और ओमडीआर नेटवर्क, वीजा, आईएनसी, इन सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। इस अलायंस में देखिए 75 जो मेंबर्स हैं ये कमिटेड हैं कि डिजिटल पेमेंट को हमें बढ़ाना है। जो अलायंस का सेक्रेटेरिएट है वो लगातार काम करता रहता है कि डिजिटल पेमेंट को हम बेहतर करें। इसके लिए ये इंस्टीट्यूशंस को एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, जो भी रिसर्च वगैरह है उसके आउटकम्स को शेयर करते हैं। नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे जो भी डिजिटल पेमेंट है उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए एडवोकेसी करते हैं, उसकी मांग करते हैं। जो इंडिया है ये इसका मेंबर बना 2015 में, ठीक है। जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू कोइलवार ब्रिज। कोइलवार ब्रिज को अभी इनॉग्रेट किया गया है बिहार में सोन नदी के ऊपर। ये एक 3 लेन ब्रिज है। आप इमेज में देखेंगे तो एक इनकम्प्लीट सा ब्रिज दिख रहा होगा, एक तरफ का हिस्सा बना हुआ है, दूसरा बन रहा है। एक्चुअली में ये 6 लेन है, 3 लेन अभी तैयार हो गया है, 3 लेन प्रिपेयर हो रहा है, उम्मीद है नेक्स्ट ईयर तक तैयार हो जाएगा। तो जितना बन गया था उतना ऑपरेशनल कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले अभी तो ये इनॉग्रेट हुआ, इसके पहले कैसे लोग क्रॉस करते थे सोन रिवर को यहाँ पे, तो एक 2 लेन ब्रिज हुआ करता था जिस पर वो रेल कम रोड ब्रिज था। वो 138 साल पुराना था, मतलब अंग्रेजों के जमाने का वो ब्रिज था जो अभी तक काम कर रहा था। तो उसे अभी रिप्लेस किया गया है मॉडर्न नीड्स को देखते हुए। ये उत्तर प्रदेश को बिहार से कनेक्ट करेगा और बिहार की कुछ लोकेशंस को भी आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। अब पहले की अगर हम बात करें तो 1862 से लेकर 1900 के बीच में जो पहले वाला ब्रिज था 2 लेन, वो लॉन्गेस्ट ब्रिज हुआ करता था इंडिया का। और उस समय का जो वायसराय था एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन, उसने इसको इनॉग्रेट किया था। इसे अल्टरनेटिवली अब्दुल बारी ब्रिज के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। ये सोन रिवर का पाथवे है, यहाँ पर कोइलवार सिचुएटेड है जहां पर इस रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। सोन रिवर के बारे में बात करें तो इसकी स्पेलिंग आप अल्टरनेटिवली SON भी लिख सकते हैं। ये गंगा नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की लोकेशन है वहां से ओरिजिनेट होती है। मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पर नीचे है, ये स्पॉटेड एरिया अमरकंटक का है। ये जो अमरकंटक लोकेशन है एक पिलग्रिम टाउन है, हेरिटेज एरिया भी है। यहाँ पर आपको विंध्यन और सतपुड़ा रेंजेस मिलती हुई दिखेंगी। देखिए ये जो इनका मीटिंग पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर आपको मिलेगा अमरकंटक। अमरकंटक जो है वो नर्मदा और जोहिला रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो मुरैन ग्रास की एक नई प्रजाति के बारे में है, एक नई स्पीसीज के बारे में है जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है। इसे नाम दिया गया है इशिमम ज्ञानार्थनामी। इशिमम ज्ञानार्थनामी ये जो नाम है, ज्ञानार्थनामी देखिए एक प्रोफेसर हैं MK ज्ञानार्थनाम। उन्होंने ग्रासेस के टेक्सोनॉमी, मतलब ग्रासेस का जो क्लासिफिकेशन होता है उस पर काफी अच्छा काम किया है। अब ये जो इशिमम है ये ग्रास का जीनस है, मतलब इस फैमिली से ये ग्रास बिलोंग करता है। तो इशिमम जीनस की कई सारी ग्रासेस वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। तो इसी ग्रास का मतलब इसी में जो मुरैन ग्रास है इस जीनस की, उसी की एक नई प्रजाति अभी आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खोजी है। वेस्टर्न घाट का जो प्लेटू वाला एरिया है गोवा में, वहां पर, और नाम इसका प्रोफेसर MK ज्ञानार्थनाम के नाम पर रख दिया गया। ये जो घास है इसकी खास बात यह है कि ये बहुत हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है। न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल कम हो तब भी ये अपना काम चला लेती है। और हर मानसून सीजन में इसमें ब्लूजम्स आ जाते हैं, मतलब आपको छोटे छोटे फ्लावर्स देखेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अवेल करती है, मतलब इसका इस्तेमाल चारे के रूप में भी किया जा सकता है, फॉडर के रूप में किया जा सकता है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंश्योर हो गई। हैबिटेट की बात करें तो ये लो एल्टीट्यूड का जो
लेटेरिटिक प्लेटू है वहां पर हमें देखने को मिलता है, नीचे बहुत ऊंचाई पर नहीं। लेटेराइट देखिए, ये एक सॉइल का भी टाइप होता है, रॉक का भी टाइप होता है। प्लेटू है तो रॉक टाइप की बात हो रही है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम काफी रिच होता है और इसी वजह से इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, रस्टी रेड। आयरन है तो रस्टी रेड हो ही जाएगा। तो ये तो लेटराइट वर्ड आ गया, तो उसका हमने यहां पर एक्सप्लेनेशन देख लिया ताकि उसका मतलब समझ में आता रहे। जो प्लेटू है, लेटरेटिक प्लेटू, वहां पर भगवान महावीर नेशनल पार्क जो गोवा का है, उसके आसपास के एरिया में इशमम जीनस की ये जो मुरैन ग्रास है वो देखी जाती है। वेस्टर्न घाट में 40 स्पीसीज हमें इशमम जीनस की ग्रासेस की मिल जाती हैं। अभी एक नई हमें मिल गई है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ह्यूमन राइट्स डे के बारे में है। एनएचआरसी ने अभी ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया है, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअली में 10 दिसंबर को 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट किया गया था, जिसे हम लोग आज भी सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं। जो डिक्लेरेशन है उसने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि प्रत्येक व्यक्ति को डिग्निटी और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जो कि इनएलिनिएबल है, मतलब जिसे छीना नहीं जा सकता। और यही फाउंडेशन होते हैं जस्टिस, फ्रीडम और पीस के लिए पूरी दुनिया में। इस साल की थीम थी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट के लिए हमें आवाज उठानी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो 1993 में हमने इसे स्टैब्लिश किया था। एक्चुअली में उसके 2 साल पहले एक वर्कशॉप हुआ था पेरिस में, जहां पे सभी कंट्रीज से कहा गया कि आप अपने लिए, अपने देशों के लिए लॉ बनाइए और आप इस बात को श्योर करिए कि ह्यूमन राइट्स सिक्योर रहें। तो उस वर्कशॉप में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसके रिजल्टेंट हमने भी अपने यहाँ एक ह्यूमन राइट कमीशन स्टैब्लिश किया। इस कमीशन को लाने के लिए, बनाने के लिए हमने एक लॉ पास किया और उस लॉ को हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इस लिहाज से जो ये कमीशन है वो एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। स्टैचुरी का मतलब इसे बाय लॉ बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पर्पज ये है कि ये ह्यूमन राइट को सिक्योर करें। इसके लिए सुमोटो भी काम कर सकते हैं। कोई मुद्दा इनके संज्ञान में आ गया, कोई पिटीशन नहीं आई है, कोई प्ली नहीं आई है, तब भी वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अगर किसी पर्सन ने पिटीशन कर दी, देन ऑब्वियसली वो उसे उठा सकते हैं अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो, ठीक है। अब ये जो कमीशन है, ये ह्यूमन राइट के फील्ड में रिसर्च वगैरह भी करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं एनजीओज वगैरह की हेल्प लेकर। इस कमीशन के कॉम्पोजिशन में देखेंगे तो एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 डीम्ड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें आप एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी कहते हैं। जो वेरियस यहाँ पर कमीशंस हैं, जैसे कमीशन फॉर माइनॉरिटी, कमीशन फॉर एससी एसटी, इन सभी के मेंबर्स इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं। और जो चेयरपर्सन है उनके लिए जरूरी है कि वो कम से कम रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उन्हें ही इसकी चेयरमैनशिप प्रोवाइड की जाती है। जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया वर्कप्लेस इक्वलिटी इंडेक्स। देखिए, जब वर्कप्लेस पे इक्वलिटी की बात होती है तो दिमाग में बात आती है कि फीमेल्स उतने नंबर में काम कर रही है कि नहीं जितने नंबर में मेल्स काम कर रहे हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इस प्रकार के इक्वलिटी इंडेक्स में हमने एलजीबीटी कम्युनिटी का भी इंक्लूजन इंश्योर किया। एलजीबीटी स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल्स एंड ट्रांसजेंडर्स। इस पूरी कम्युनिटी को पोर्ट्रे करने के लिए एक कंबाइंड वर्ड है एलजीबीटी। तो ये एक एलजीबीटी प्लस वर्कप्लेस इक्वलिटी इंडेक्स बन गया। ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव बेंचमार्किंग टूल है जहां पर एम्प्लॉयर्स को मेजर किया जाएगा कि क्या वो सच में एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को वर्कप्लेस पर जॉब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसे लॉन्च किया गया एक नॉन प्रॉफिट केशव सूरी फाउंडेशन के द्वारा, जहां पर उनकी पार्टनरशिप उन्हें मिली प्राइड सर्किल, स्टोन वॉल यूके और फिक्की की। अब ये जो इंडेक्स था इसमें 21 फर्म्स को गोल्ड कैटेगरी में रखा गया, 18 को सिल्वर में और 13 को ब्रोंज में। कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। हेल्प एज इंडिया यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन्हें दिया गया है। दूसरा है बेटर देन कैश अलायंस, 2012 में बना, इंडिया मेंबर नहीं है। इशिमम ज्ञानार्थनामी, ये अभी अंडमान एंड निकोबार में आइडेंटिफाई किया गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बताइए कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कमेंट बॉक्स में। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।